यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अक्सर हम लोग ये जब कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है ये कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होगी, तो कुछ लोग इसको गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोगों को ये बात मजाक लगती है। हमने जनरल इलेक्ट्रिक F404 के केस पे देखा कि इंजन डिले के चलते जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम ये बुरी तरीके से बाधित हुआ। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि इंजन डिलीवरी शुरू हो गई है तो हमारे सारे प्रोग्राम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन तेजस जहां प्रभावित था ही था, लेकिन अब यहाँ पर STT-40 के साथ भी जो सेम इशू है वो शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि जो हनीवेल है ये अभी जो अपना इंजन डिलीवर करना था हमारे STT-40 एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें एक बार डिले को फेस कर चुकी है। जी हाँ, अभी तक ये माना जा रहा था कि सितंबर में जो इंजन है ये भारत को मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हनीवेल की तरफ से कहा गया है कि वो फिलहाल इंजन को डिलीवर करने में सक्षम नहीं है और नवंबर से जो डिलीवरी है वो शुरू करी जाएगी और उसके बाद मार्च 2026 तक तकरीबन 6 इंजन जो है ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि STT-40 का जो पहला सीरीज प्रोडक्शन फ्लाइट टेस्ट है ये बेसिकली अब कैटेगरी बी इंजन के साथ होगा और जब तक नए इंजन नहीं मिल जाते जो कैटेगरी बी यानी कि यूज्ड इंजन है उनके साथ ही आगे के प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उनका प्लान ये है कि पहला STT-40 एयरक्राफ्ट अब यहाँ पर इंजन के अभाव में जनवरी 2026 में डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद जो 12 एयरक्राफ्ट है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये सभी 6,883 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जहाँ पर भारत जो है इन एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। अब इंजन की जहाँ तक बात रही तो 32 इंजन जो है ये हनीवेल की तरफ से डायरेक्टली भारत को भेजे जाएंगे और बाकी जो 56 इंजन है ये भारत में HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। यानी जो इंजन डिलीवरी है उससे अब ये प्रोग्राम भी प्रभावित हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना मैन्ड फाइटर जो कि 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं इनको लेकर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, तो इसी बीच भारतीय वायुसेना का जो फ्यूचर मिशन है या फ्यूचर गोल है वो भी सामने आया है, जहां पर 2040 तक तकरीबन भारतीय वायुसेना 300 से लेकर 400 जो अनमैन्ड जेट हैं या स्टेल्थ जेट है इनको इंडक्ट करने के बारे में विचार कर रही है। और ये एक ऐसी कॉम्बैट स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत जो 20 स्क्वाड्रन है अनमैन्ड स्टेल्थ जेट की ये भारत की तरफ से डिलीवर किए जाने का टारगेट रखा गया है। आपको याद दिला दें कि ये जो प्रोग्राम होगा ये 42 स्क्वाड्रन जो कि मैन्ड फाइटर की हैं उनसे अलग एक प्रोग्राम होगा। इसमें हमें जो मिक्स्ड प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिलेंगे जो कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे, जहां पर हमें छोटे टैक्टिकल स्टेल्थ बॉम्बर देखने को मिलेंगे और बड़े जो अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि हमारे जो अभी अलग अलग प्रोग्राम है वो लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि इस फ्लीट में हमें 1 टन से लेकर 13 टन तक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना के अलग अलग जो मिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम होंगे और कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है इनके आने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी। और ये हमारे जो राइवल्स हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान उनके लिए भारत का एक महत्वपूर्ण जवाब होंगे। आपको याद होगा कि विक्ट्री डे परेड में चाइना ने एक पूरी की पूरी रेंज ही प्रदर्शित कर दी थी जो कि ड्रोन्स की थी और उसी क्रम में अब भारत भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो हम 20 अनमैन्ड स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मुख्यतः हमें 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग रोल को निभाएंगी। पहला होगा कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम CCA के नाम से जानेंगे, जहां पर हमें बल्क में अनमैन जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो देखने को मिलेगी जो कि मैन अनमैन टीमिंग मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे, या यूँ कह लें ये एक लॉयल विंग मैन के तौर पर ऑपरेट किए जाएंगे सुखोई 30 MKI राफेल तेजस मार्क 2 रैमका के साथ। ये 1 से लेकर 5 टन के प्लेटफॉर्म होंगे जो कि अपने साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हैं, वेपन्स हैं, उनको कैरी करने में सक्षम होंगे और अपने साथ ये बेसिकली ब्रह्मोस NG या DRDO शॉ जैसे जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होंगे। इसके लिए भारत ये एम कर रहा है कि तकरीबन 10 से 12 CCA स्क्वाड्रन जो है ये इंडक्ट की जाएंगी क्योंकि ये कम कॉस्ट में होंगी और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगी। उसके बाद जो हमें दूसरी कैटेगरी देखने को मिलेगी वो होगा टैक्टिकल स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर। ये एक मिड साइज प्लेटफॉर्म होंगे जिनका वजन 5 से लेकर 10 टन होगा
और ये ऑटोनोमस स्ट्राइक एसेट के तौर पर यूज़ किए जाएंगे, जिनमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेगी, जहां पर ये प्रिसीजन म्यूनिशन जैसे कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई या हाइपरसोनिक ब्रह्मोस हो गई या दूसरे जो मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होंगे। और ये अमेरिका के XQ-58 वैल्करी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होंगे, जो कि डीप स्ट्राइक मिशन में यूज़ किए जाएंगे, जहां पर एनिमी के हाई वैल्यू जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी होने वाली है अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर की। ये हैवियर प्लेटफॉर्म होंगे जिनका वजन 10 से 13 टन का होगा और इसमें हमें जो DRDO का घातक यूकैब है उसकी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा भविष्य के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 4 टन तक की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगी। उसमें सुपर क्रूज के पोटेंशियल होंगे, AI का बड़े पैमाने पर यूज़ होगा और ये इंडिपेंडेंट मिशन एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। ये एयर टू एयर के साथ साथ एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम होने वाले हैं। और ऑफिशियल का मानना है कि इसके मल्टीपल स्क्वाड्रन भारत की तरफ से इंडक्ट की जानी है, यानी 2040 तक जो प्लान है वो काफ़ी एम्बिशियस है। लेकिन यहाँ पर अब भारत को इस चीज़ पे बने भी रहना है, तो फिर सारे प्रोग्राम्स को एक चरणबद्ध तरीके से मॉनिटर करना होगा। अन्यथा हम सब जानते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में भारत में समस्याएं कितनी बड़ी हैं, और ये समस्याएं आज की नहीं है बल्कि अब लंबे समय से इनको फेस करते आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट से, जहां पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर SV रामामूर्ति सर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने GTRE के एक प्लान को अनवील किया है, जिसके अंतर्गत GTRE इस समय एक इलेक्ट्रिक जेट इंजन को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि बेसिकली जो हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ होता है उसको एलिमिनेट करेगी और इनको ब्रशलेस DC टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने वाली है। ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो कि GTRE की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि DRDO की एक संस्था है और ये एरो इंजन टेक्नोलॉजी को काफ़ी रेवोल्यूशनलाइज करेगी। और यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम को BLDC बेस्ड इलेक्ट्रिक एक्चुएशन से रिप्लेस किया जाना है। और इस समय GTRE का उद्देश्य ये है कि इसके चलते जो एफिशिएंसी है और रिलायबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन इंजन की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये मिलिट्री और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में यूज़ किए जा सकेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो ये लंबे समय तक जेट इंजन में यूज़ किए जाने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट रहे हैं, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें नोजल्स हो गए, फ्लैप्स हो गए, थ्रस्ट वेक्टरिंग मैकेनिज्म हो गया। ये पूरी तरीके से हाइड्रोलिक ऑयल पर रिलाई करते हैं और इसके चलते जो एडिशनल वेट है वो हमें देखने को मिलता है और उनकी जो एडिशनल मेंटेनेंस है इनका बर्डन भी पड़ता है। वहीं एनवायरमेंटल रिस्क इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पोटेंशियल लीक हुआ तो फिर एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर की तरफ ये जा सकता है। और इसीलिए GTRE का प्लान ये है कि इन हाइड्रोलिक सिस्टम को BLDC टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाए, जो कि अपने हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए जानी जाती है और माना जा रहा है कि कन्वेंशनल डिज़ाइन से राहत देने में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके चलते साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा और हाई पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा, प्रिसाइज कंट्रोल देखने को मिलेगा और ये एक ज़्यादा रिलायबल और हल्का अल्टरनेटिव है इन सिस्टम्स की तुलना में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।